प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 का मैथ का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 में मैथ में गणित विषय में वैसे तो 16 अभ्यास है और 16 अभ्यास पढ़ने के लिए हमें कंटिन्यू रूप से 5 से 6 महीने का समय लगता है। यदि अधिक समय देकर लगभग 1.5 से 2 घंटा यदि प्रतिदिन हम लोग गणित विषय का यदि अभ्यास करते हैं क्लास 11 का, तो 3 से 4 महीने में यह पूरा आपका अभ्यास समाप्त हो जाता है। तो हम लोग एनसीईआरटी बोर्ड के तहत जो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो किताब चयनित किया है, उस किताब को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पाठ का नाम है समुच्चय। जो पहला हमारा है उसे अंग्रेजी में कहते हैं सेट्स और हिंदी में कहते हैं समुच्चय। समुच्चय कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय का परिभाषा जाना कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। यानी वस्तुओं का जो सुपरिभाषित होगा, जो एक निश्चित परिभाषा होगा, यानी वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है, उस संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में 2 शब्द हैं, एक सुपरिभाषित और दूसरा होता है कि सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है। यदि कोई समुच्चय होगा तो वह समुच्चय सुपरिभाषित होगा और यदि कोई समुच्चय नहीं होगा तो वह हमेशा सुपरिभाषित नहीं कहलाएगा। अब समुच्चय को लिखने का विधि होता है। समुच्चय को 2 विधियों से लिखते हैं। दो विधियों से लिखते हैं। समुच्चय को लिखने की 2 विधियां हैं। जो पहला हमारा उसे अंग्रेजी में रोस्टर फॉर्म कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सारणी विधि। सारणी विधि, इसे रोस्टर मेथड भी कहते हैं। रोस्टर विधि से। और जो दूसरा तरीका होता है वह होता है, पहला होता है, इस समुच्चय को लिखने की 2 विधियां गणितज्ञों ने बताई। जो पहला हमारा विधि है वह सारणी विधि होता है। सारणी विधि को अंग्रेजी में रोस्टर विधि कहते हैं। और जो दूसरा विधि होता है उसे हम कहते हैं निर्माण विधि द्वारा। निर्माण विधि द्वारा। तो हम जाने कि समुच्चय का हमने परिभाषा जान लिया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय में हमें 2
चीज जानना है कि सुपरिभाषित और सुपरिभाषित नहीं है, यह चीज आएगा लिखने के लिए। यदि सुपरिभाषित होगा तो वह हमारा समुच्चय कहलाएगा, यदि सुपरिभाषित नहीं होगा तो वह समुच्चय कदापि नहीं कहलाएगा। किसी समुच्चय को लिखने की दो विधियां अपनाई गई हैं। पहले विधि को हम कहते हैं, पहले विधि से लिखते हैं सारणी विधि से, दूसरे में निर्माण विधि में। सारणी विधि में करेंगे क्या, ए इक्वल ऐसे मझले कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा। जैसे मान लो हमने लिखा 1, 2, 3 ऐसे लिखा। अब होगा क्या कि ए हमारा ए के अवयव है 1, 2, 3। देखो पढ़ने का तरीका इसका कि ए जो है इन तीनों अवयवों का मुखिया है। जैसे आपके परिवार में आपके पिता मुखिया हैं और आप लोग उनके सदस्य हैं, उसी तरह इसमें भी एक मुखिया का काम करता है और अन्य सदस्य होते हैं। तो ये हमारा मुखिया है और 1, 2, 3 इनके सदस्य हैं। और इनके सदस्यों में मझले कोष्टक के अंदर जब भी अंक को हम लिखते हैं तो लिखते समय हमें कामा का प्रयोग जरूर करना चाहिए, कामा लगाना चाहिए। और मझले कोष्टक के अंदर कभी भी कोई अक्षर रिपीट नहीं होता। अभी तमाम सवाल का अभ्यास कराया जाएगा, आप लोग जानेंगे। यदि इस तरीके से यदि कहीं भी लिखा गया है तो यह होता है कि सारणी विधि या रोस्टर विधि से कहते हैं। अब इसी को हमें निर्माण विधि में लिखना है तो लिख सकते हैं कि ए मझले कोष्टक के अंदर यक्स सच डैट यक्स। ठीक, हमेशा आप जान लें कि सारणी विधि में मझले कोष्टक में कहीं भी हिंदी नहीं लिखा रहेगा। यदि मझले कोष्टक में यदि हिंदी देता है तो वह सीधे सीधे वह निर्माण विधि वह होता है। तो यक्स सच डैट यक्स 1, 2, 3 यह प्राकृत संख्या है तो लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या। और जैसे प्राकृत संख्या लिखेंगे उसी तरह मझले कोष्टक को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो पहले अभ्यास में जो हम लोगों का पहला अभ्यास लगेगा 11 का, उस पहले अभ्यास के लिए यह काफ़ी है। जब दूसरा अभ्यास हम बताएंगे तो और बताएंगे कि विलांग किसे कहते हैं, एप्सिलॉन भी लगता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको दूसरे पाठ को जब शुरू करेंगे तो बताएंगे। तब तक आप लोग पहले पाठ के लिए इस चीज़ को आप लोग याद कर लें कि सुपरिभाषित है तो वह समुच्चय होगा और सुपरिभाषित नहीं है तो वह समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय को लिखने की कितनी विधियां होती हैं, तो केवल 2 विधियां होती हैं। पहले विधि को हम कहते हैं सारणी विधि, हिंदी में अंग्रेजी में रोस्टर विधि कहते हैं। और रोस्टर विधि को यह लिखने का तरीका होता है। दूसरा होता है निर्माण विधि द्वारा। और निर्माण विधि में होता क्या है कि इसी चीज को जो सारणी विधि उसे निर्माण विधि में आखिर उसकी विशेषता क्या है, वह प्राकृत संख्या है कि 2 से विभाज्य संख्या है कि विषम संख्या है कि सम संख्या है, हमेशा उसके पहले ऐसे डिनोट करेंगे यक्स सच डैट यक्स करके। प्राकृत है तो प्राकृत, सम है तो सम, विषम है तो विषम, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो यह लिखने का तरीका। अब हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे पहला। तो जब पहले अभ्यास को हम लोग शुरू करें तो देखें इसको कैसे लगाया जाए। तो पहले अभ्यास में ये प्रश्नावली 1.1 NCERT के तहत हम लोग प्रश्नावली 1.1 का अभ्यास करेंगे। NCERT में प्रश्नावली 1.1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं
अपने उत्तर का हमें औचित्य बताना है। तो पहले नंबर में दिया है जे अक्षर से, जे अक्षर से प्रारंभ जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। ठीक, तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 महीनों में हमें उन महीनों को ढूंढना है जो अंग्रेजी के जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो आपका जनवरी जे से शुरू होगा, यानी अब खोजो, जैसे जब खोजते हो तो 3 महीनों में पहले महीने का नाम है जनवरी, जो जे से शुरू होगा, जनवरी। उसके बाद जुलाई, और जुलाई के बाद जून। अब 12 महीने में केवल जनवरी, जुलाई और जून, इन 3 के अलावा कोई चौथा नहीं हो सकता, 5वां नहीं हो सकता। तो 12 महीनों में जब ये केवल 12 माह हैं और 12 माह में केवल 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं, तो यह सीमित संख्या, यानी इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। और जब परिभाषित कर सकते हैं तो यह एक हमारा समुच्चय होगा। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि जो 12 महीने हैं, 12 महीनों में केवल 3 ही महीना ऐसा है जो जे अक्षर से प्रारंभ होता, अर्थात जनवरी, जुलाई और जून, जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। और जब जे अक्षर से यह प्रारंभ होते हैं, जिसे हम लिखेंगे यह समुच्चय है, समुच्चय है, अर्थात सुपरिभाषित है। ऐसे अब दूसरे नंबर में देखिए, दूसरे नंबर में दिया कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। तो देखो, यह जो प्रश्न है इसे आप पढ़ें और समझें। जब पढ़ेंगे और समझेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। नंबर 2 में देखिए दिया कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जब इसका आंसर लिखोगे, ध्यान से समझो, इसे पहले से पढ़ लो कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह। तो आप बताएं, इस पूरे हिंदुस्तान में केवल 10 ही थोड़ा प्रतिभाशाली हो सकते हैं, 10 से अधिक भी हो सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति शुरुआत में बुद्धिमान हो और अंत में उसका दिमाग खराब हो गया और बिल्कुल वह अल्टर किस्म का हो गया, वह बुद्धिमान न भी रहे। तो
यह जो कथन दिया हुआ है यह सुपरिभाषित नहीं है, तो लिखेंगे यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। कोई कहते क्यों नहीं सुपरिभाषित है, तो आप कहोगे पूरे भारत में या पूरे विश्व में केवल 10 ही लोग नहीं, 10 से अधिक भी हो सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं, और उनके प्रतिभाशाली कोई सामान नहीं है कि हम वजन तौल लेंगे। किसी के प्रतिभाशाली होने को कोई व्यक्त नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है और वह कुछ समय के बाद वह बुद्धिमत्ता उसकी समाप्त भी हो सकती है, और कोई बहुत ही कमजोर व्यक्ति है, पढ़ने में वो मेहनत किया थोड़ा तेज हो गया, जैसे अपने वहाँ कालिदास और उद्धव का आप लोग कहानी सुने होंगे 10 में हिंदी में। तो उसी प्रकार यह सुपरिभाषित नहीं है, तो लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। इस तरीके से हम लोग 2 नंबर कर लिए। अब अगला है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यह देखो, यह भी करा कि विश्व के तीसरे नंबर में विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के पूरे विश्व में 11 ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं हो सकते, 11 से अधिक भी हो सकते हैं और 11 से कम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक बल्लेबाज खेलता हो और दूसरे मैच में वह उतनी ज़्यादा ढंग से अच्छे तरीके से न खेले। तो यह जो कथन लिखा गया है यह समुच्चय के अंतर्गत नहीं लिखा गया, अर्थात पूरे विश्व में केवल 11 ही बल्लेबाज नहीं हो सकते हैं, 11 से कम भी हो सकते हैं, 11 से अधिक भी हो सकते हैं। तो यदि इस तरीके का यदि कहीं भी जैसे संदेहप्रद, यहाँ हम लोगों को संदेह उत्पन्न हो गया कि केवल अरे यार पूरे विश्व में केवल 11 बल्लेबाज हो सकते हैं, तो कोई कह सकता नहीं केवल 11 से कम भी हो सकते हैं, 11 से अधिक भी हो सकते हैं। यह संदेह उत्पन्न करने वाला कथन है। अतः जब यहाँ आंसर में उत्तर में लिखोगे तो लिखोगे यह सुपरिभाषित नहीं है। यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः समुच्चय नहीं है। अब जब सुपरिभाषित नहीं होगा तो समुच्चय नहीं होगा, सुपरिभाषित होगा तो समुच्चय होगा। अब अगले नंबर में अगला हमारा जो प्रश्न है तीसरा, ये तो दूसरा और तीसरा हो गया। चौथे नंबर का जो प्रश्न है कि आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो यहाँ जो कक्षा है उस कक्षा में बालक निश्चित है। तो जब इसका उत्तर लिखोगे तो उत्तर लिखोगे विद्यार्थियों की संख्या निश्चित है, या लिखो बालकों की संख्या निश्चित है, अतः यह समुच्चय होगा, अतः यह
समुच्चय है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह यह अनिश्चित है। तो जो अनिश्चित घटना होगा वह समुच्चय नहीं होगा, लेकिन जो निश्चित घटना होगा वह समुच्चय के अंतर्गत आएगा। तो यानी अनिश्चित यदि मान है तो वह समुच्चय नहीं है, और यदि निश्चित मान है तो वह समुच्चय होगा। और अगले नंबर में 5वें नंबर में दिया है कि 100 से कम। 5वें नंबर में दिया है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो ये बताओ, ये अभी निश्चित है 1 2 ऐसे करके 100 से कम 99 तक, यानी एक निश्चित अंक है। निश्चित अंक है, अतः यह समुच्चय है। नंबर 6 में करा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो जब आंसर लिखोगे गमन गोदान भी है प्रेमचंद का, तो ये अभी निश्चित है। निश्चित है, अतः यह समुच्चय है। यानी सीधे आप जाने कि निश्चित होगा तो समुच्चय होगा, निश्चित नहीं होगा तो समुच्चय नहीं होगा। नंबर 7 में देखिए, तो 7वें नंबर में दिया कि इस अध्याय में आने वाले आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो जब आंसर लिखोगे इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये बताओ इस अभ्यास में आने वाले जो प्रश्न, यदि अभ्यास में जो प्रश्न होंगे वह बिल्कुल निश्चित होंगे, और बिल्कुल जब निश्चित होंगे यानी निश्चित प्रश्न है, अतः यह समुच्चय है। ऐसे 8वें नंबर में देख लो, लास्ट नंबर इस 8वें नंबर में यह 8वें नंबर का यह प्रश्न था। 9वें नंबर का प्रश्न कर रहा है विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो समुच्चय है, तो बताओ विश्व में हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते कितने खतरनाक जानवर हैं। तो यह निश्चित है, अनिश्चित है, अनिश्चित है, अतः यह समुच्चय नहीं है। विश्व में सबसे खतरनाक जानवर, ये बताओ पूरे विश्व में हम घूमना शुरू कर दें तो केवल 1 2 3 यानी उनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते कि सांप भी खतरनाक है, बिल्ली भी खतरनाक है, गाय भैंस ये सब लोग खतरनाक हैं। तो हम गिनती नहीं कर सकते, अर्थात निश्चित नहीं हो सकता है कि हम खोज करने शुरू करें तब तक पता चला
कि अपन हिंदुस्तान से शेर गायब हो गए, बाघ गायब हो गए, नई नई प्रजाति और भी जीव जंतु उत्पन्न हो गए, तो उनकी गणना हम नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, अर्थात वो अनिश्चित मान है। और जब अनिश्चित मान है तो यह कदापि समुच्चय नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग पहले सवाल को जान लिए। और पहले सवाल में आप लोग हिंदी बकायदे पढ़िए खूब आसानी से। उसे करना क्या है कि यह देखो, पढ़ लो, और पढ़ने के बाद देखो कि यह संदेह उत्पन्न नहीं हो रहा है, यह निश्चित है, तो निश्चित रहेगा तो समुच्चय होगा, और यदि निश्चित नहीं होगा तो वह कतई समुच्चय नहीं होगा। अब नंबर 2 में, तो प्रश्न नंबर 2 में दिया है ए इक्वल, मझले कोष्टक के अंदर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, महिला कोष्टक बंद कर दिया है। उसके बाद पहले नंबर में दिया है 5 और डाट डाट करके ए, अर्थात रिक्त स्थान भरना है। दूसरे नंबर में दिया है 8 डाट डाट करके लिखा है। तीसरे नंबर में देखो दिया है कि 0 डाट डाट करके लिखा है ए। और चौथे नंबर में दिया है 4 डाट डाट ए लिखा है। और पांचवें नंबर में दिया है 2 डाट डाट ए लिखा है। और छठवें नंबर में दिया है 10 डाट डाट करके ए लिखा है। अब कर रहा है इस तरीके का चिन्ह आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे, इसको ध्यान दो। इसको हम एप्साइलन भी कहते हैं, एप्साइलन और एप्साइलन नॉट, या बिलांग टू भी कहते हैं, इसे बिलांग भी कहते हैं, बिलांग नॉट। तो देखो ए का अवयव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो बताओ ए का अवयव 5, इसमें 5 है ना, तो ऐसे चिन्ह लगा लेंगे, यानी बिलांग टू। यह बिलांग मतलब होता है कि ए का अवयव है 5, हिंदी में इसे अवयव और अंग्रेजी में बिलांग टू कहते हैं। तो ए का अवयव है 5, 8, देखो इसमें 8 है, तो 8 नहीं है, तो ऐसे बिलांग करके नाट कर दो, मतलब नहीं है। 0, तो 0 ऐसे करके नाट कर दो, मतलब ये ए का अवयव 0 भी नहीं है, ए का अवयव 8 भी नहीं है। लेकिन 4 है तो ऐसे चिन्ह लगा दो, 2 है तो ऐसे चिन्ह लगा दो, 10 नहीं है तो ऐसे करके नाट मतलब नहीं है। इस तरीके का इसे हम बिलांग पढ़ते हैं, बिलांग नाट कहते हैं। तो जब कक्षा 12 में जाओगे तो कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान जब हम पढ़ाएंगे तो आवेशों का नियम आएगा। तो आवेशों के नियम में इसे एप्साइलन और इसे नाट एप्साइलन। तो यहाँ अवयव से तात्पर्य है कि आखिर बताओ ए का अवयव है कौन नहीं है। जो नहीं होगा तो नहीं के लिए यह लगाएंगे, और यदि है तो यह ऐसे लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल, आसान है। अब प्रश्न नंबर 3 में देखें कि 3 कैसे लगेगा। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे ए दिया है ए इक्वल एक्स सच डैट एक्स, एक पूर्णांक है, ठीक, और -3 -3 से बड़ा है यक्स का मान, और यक्स का जो मान है वह 7 से छोटा है। यक्स का मान -3 से बड़ा है और यक्स का मान 7 से छोटा है। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सारणी विधि में। तो क्या कर दो, यह पूर्णांक है तो ऐसे कर दो, 0 लिख दो, -1 लिखो, -2 लिखो, -3 लिखो, 3 तक दिया है, इधर 7 तक 1 2 3 4 5
6 7। अब देखो -3 से 7 के बीच में कौन कौन आ रहा है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे यहाँ सारणी विधि। ठीक, सारणी विधि हेडिंग बना के बराबर का चिन्ह मझला कोष्टक और लिखना है -3 नहीं, -3 से शुरू, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मझले कोष्टक को बंद कर देंगे। इसका मतलब बड़ा, इसका मतलब छोटा। जो x का मान है वो -3 से बड़ा है और जो x का मान है वो 7 से छोटा है। देखो 6 छोटा और -2। चूंकि ऋण संख्याओं में माइनस में जो अंक सबसे छोटा होता है उसी को हम बड़ा मानते हैं।